हेलो एंड वेलकम टू मंशा एकेडमी। आपका स्वागत है क्लास 7 जहां हम पढ़ने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के पार्ट 2 को। लास्ट वीडियो में हमने किया था इन्फिनेटिव्स और उसके हम एक दो रूल रह गए थे हमारे, तो आज हम वो पूरा करेंगे और साथ में जीरन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं, शुरू करते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे लास्ट वीडियो के अंदर और जिनका मैंने सॉल्यूशन बोला था, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका सॉल्यूशन दूंगा। तो मैं उनको क्वेश्चंस को लेके आया हूँ आपके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, लास्ट नाइट शी इंटेंडेड टू लीव। इसके अंदर दोस्तों कोई एरर नहीं है। एरर किस लिए नहीं है? देखो, जो हमारी इंटेंड वर्ब होती है, ठीक है, इंटेंड वर्ब भले ही पास्ट में हो, लेकिन इंटेंड वर्ब उस एक्शन को डिनोट करती है जो एक्शन दैट हैज़ नॉट हैपन्ड, जो एक्शन अभी नहीं हुआ है। अगर एक्शन नहीं हुआ है तो फॉर ऑब्वियस रीज़न हम नहीं कह सकते हैं कि दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड, कि वो काम पहले हो चुका है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते। तो यहाँ पर जो हमारा ये टू लीव है ये करेक्ट है। और अगर कहीं पर टू हैव लेफ्ट अगर किसी के माइंड में आ रहा है कि परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज़ हम यहाँ पर करें, तो वो रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि ये इंटेंड इस तरीके की वर्ब है, इंटेंड, विश, डिज़ायर, जिनके साथ में हम नॉर्मल वाले इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज़ करते हैं, भले ही वो वर्ब पास्ट में हो चाहे ना हो, क्योंकि ये वो एक्शन को डिनोट करती हैं जो एक्शन अभी नहीं हुआ है। नेक्स्ट में है, हाउ डेयर ही टू अब्यूज़ माई फ्रेंड। हमने एक रूल पढ़ा था जिसके अंदर हम डेयर को ऑक्सिलरी की तरह यूज़ कर रहे थे। तो जब हम डेयर को ऑक्सिलरी की तरह यूज़ कर रहे थे तो उसके अंदर हमने डायरेक्ट इन्फिनेटिव की फॉर्म पढ़ी थी जिसके अंदर टू का यूज़ नहीं किया था। तो टू का यूज़ वहाँ पर रॉन्ग होता है, तो यहाँ पर हमारा जो टू का यूज़ है हम वो नहीं करेंगे। टू का यूज़ हमारा यहाँ रॉन्ग है, तो यहाँ हो जाएगा हाउ डेयर ही अब्यूज़ माई फ्रेंड। नेक्स्ट में है, शी इंटेंडेड टू हैव गॉन अगेन। इंटेंड आ गया तो हम नॉर्मल इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा हमारा, और साथ में गॉन में भी एन ई काट देंगे, यहाँ पर रह जाएगा गो। तो लास्ट, शी इंटेंडेड टू गो इन फॉर द टीचिंग प्रोफेशन। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। शी डिड नो मोर देन टू स्लीप होल डे। हमने बताया था देन, बट, एंड, इनके साथ में इन्फिनेटिव का डायरेक्ट इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ होती है, तो यहाँ पर देन के साथ में टू का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर खाली देन ही रहेगा। नेक्स्ट था, वी टॉट हिम हाउ टू कुक फूड। ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। हाउ टू वाले सेंटेंस के अंदर इन्फिनेटिव की बिल्कुल यही फॉर्म यूज़ होती है और हमें इसका हमेशा याद रखना है। हाउ टू वाले सेंटेंस के अंदर बिल्कुल सेम फॉर्म यूज़ होगी, कभी भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट में, शी क्लेम्ड टू हैव फॉलोड। देखो, इसके अंदर परफेक्ट इन्फिनेटिव तो यूज़ होना है क्योंकि क्लेम कर रहे हैं, क्लेम के साथ में परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर परफेक्ट इन्फिनेटिव में एरर नहीं है, लेकिन जो एक्शन है, देखो एक्शन हमारा जो सब्जेक्ट है शी नहीं कर रहा है, शी किसी को फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि शी इज़ बीइंग फॉलोड, शी को लोग फॉलो कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जो हमारा सब्जेक्ट है वो पैसिव रोल में है। जब पैसिव रोल में होता है तो पैसिव फॉर्म यूज़ होती है। तो यहाँ पर हैव के बाद बीन आना चाहिए। ठीक है, बीन आने के बाद ही ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने रूल्स की तरफ। ठीक है, जो रूल हमारे इन्फिनेटिव के रह गए थे। ठीक है, चलते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर। फर्स्ट रूल कहता है कि मेक श्योर दैट देयर इज नो एडवर्ब बिटवीन टू एंड द वर्ब। ठीक है, जो हमारा इन्फिनेटिव की तरह वर्ब यूज़ किया जा रहा है, हमें ये ध्यान रखना है कभी भी टू और इन्फिनेटिव के बीच में कोई एडवर्ब नहीं आने चाहिए, यानी टू के ठीक बाद हमारा इन्फिनेटिव आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा रूल कहता है। तो हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली स्टे। तो यहाँ पर देखो, काइंडली हमारा ये टू और स्टे के बीच में आ गया। स्टे हमारा यहाँ पर इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव के और टू के बीच में जब भी ये आपकी एडवर्ब आ जाएगी तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर हमारी एरर होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको या तो वर्ब से पहले लेके आएंगे या फिर वर्ब के बाद, अकॉर्डिंग टू द नीड्स। ठीक है, जो भी हमारी ज़रूरत है। अब इसके अंदर दो कंडीशन हो सकती हैं।
या तो इन्फिनेटिव वाली वर्ब की विशेषता बताइए हमारा एडवर्ब, या फिर जो नॉर्मल वर्ब है उसकी विशेषता बताए। अगर नॉर्मल वर्ब की विशेषता बताता है तो या तो इसके पहले यूज़ करो या फिर इसके बाद यूज़ करो। या तो यहाँ पर काइंडली रिक्वेस्टेड आए या फिर रिक्वेस्टेड काइंडली आए। और अगर स्टे के साथ में कोई एडवर्ब यूज़ होनी है, स्टे के लिए कोई एडवर्ब यूज़ होनी है, तो वो स्टे के बाद में आनी चाहिए। यहाँ पर टू और स्टे के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट में एडवाइज्ड हिम टू केयरफुली कैरी द बैग। तो यहाँ पर देखो कैरी की विशेषता है केयरफुली यहाँ, तो इस कैरी के लिए जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का तो स्पेशल ध्यान रखना है कि ये जो केयरफुली है ये हम इस एडवाइज्ड वाले पोर्शन में नहीं लाएंगे, ये हम लाएंगे कैरी द बैग के बाद। ये करेक्ट पोजीशन होगी, ठीक है, इस केयरफुली के लिए। तो यहाँ पर टू केयरफुली कैरी में केयरफुली की पोजीशन गलत है। नेक्स्ट में यू आर रिक्वेस्टेड टू एटलीस्ट ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई होता है। जो हमारा एट लीस्ट है, जो एटलीस्ट वाला हमारा पार्ट है, ये यू आर रिक्वेस्टेड एट लीस्ट यहाँ पर हमारा करेक्ट पार्ट होगा, ठीक है। रिक्वेस्टेड के ठीक बाद इसका हम यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। तो कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव की फॉर्म हम जानते हैं, टू बी के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये हमारी कुछ वर्ब हैं जो जिनका हमें ध्यान रखना है। ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, ठीक है। तो इनके साथ में जनरली हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का, अपीयर, सीम, बिलीव, कंसीडर, ठीक है। इनका हमें ध्यान रखना है, स्पेशल ध्यान रखना है। होप, प्रिटेंड, ठीक है, प्रिटेंड काफ़ी नज़र आता है। अरेंज, हैपन, ठीक है। कंसीडर तो एग्ज़ाम में काफ़ी नज़र आते हैं। माइट बी, शुड बी, कुड बी, तो इनके साथ में हम कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। क्यों? यहाँ से तो हमारी बी से पहचान पड़ जाएगी, ठीक है। बी से पहचान पड़ जाएगी, बी से हमें पता चल गया कि यहाँ पर कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का यूज़ होना है। और जब भी ये अपना बी आएगा यहाँ पर हमारा देखो टू ज़रूर मिलेगा हमें, ठीक है। टू भी यहाँ पर है, टू भी यहाँ पर है, टू भी यहाँ पर है। लेकिन जब ऑक्सिलरी के साथ हम बात करेंगे माइट, शुड और कुड और मस्ट, तो वहाँ पर हमें टू की बिल्कुल भी नीड नहीं पड़ती है। तो वहाँ पर हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं अपनी कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, आई हैपन्ड टू बी सिटिंग विद माई डॉटर्स, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट फॉर्म है टू बी के साथ में। और वर्ब क्या थी? हैपन थी, यहाँ पर सेड थी, यहाँ पर अपीयर्स थी। तो ये सब क्या है? इन वर्ब्स के साथ में हमको स्पेशली कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का यूज़ करना है, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट रूल। तो हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, आपको दिए जाते हैं 20 सेकेंड। तो आपका टाइम शुरू हो गया है, तो आप सॉल्व कीजिए। देखते हैं। शी प्रिटेंडेड एज इफ टू बर्न द पास्ट एंड सेटिंग द न्यू माइलस्टोन्स। अब इसको मैं दो तरीके से करा सकता हूँ। पहला रूल तो मेरे को याद है कि हम कभी भी देखो प्रिटेंड हैं, प्रिटेंड के साथ में देखो टू बर्न द पास्ट, ठीक है, एंड सेटिंग द न्यू माइलस्टोन। तो प्रिटेंड के साथ में हम कभी भी ये अपना टू वाला इन्फिनेटिव यूज़ नहीं होगा। एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारा जीरन यूज़ होगा, ठीक है। ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये एक्चुअल में हमारे जीरन के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, आगे का देख लेते हैं, उसके बाद में हम जीरन के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। जीरंड क्या होता है? अब जीरंड होता है हमारा वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म को जब हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो उसको जीरंड बोलते हैं। जीरंड की तीन जनरल फॉर्म होती हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन के साथ में जीरंड, डायरेक्ट जीरंड और सब्जेक्ट की तरह से जीरंड, ठीक है। नाउन को जब हम किसी वर्ब को उठा के आईएनजी लगा के उसको सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा सब्जेक्ट जीरंड होगा। तो स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का काम कर रहा है स्मोकिंग। और स्मोकिंग क्या है? देखो
स्मोकिंग में स्मोक तो वर्ब होता है, स्मोक करना, धूम्रपान करना एक वर्ब है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ धूम्रपान की, तो धूम्रपान होता क्या है? धूम्रपान को भी हम इंग्लिश में स्मोकिंग ही बोलते हैं। धूम्रपान करना भी और धूम्रपान को भी स्मोकिंग ही बोला जाता है। यानी एक बार ये नाउन की तरह यूज़ हो सकता है, एक बार ये वर्ब की तरह यूज़ हो सकता है। तो जब भी ये नाउन की तरह यूज़ होगा तो इसको हम बोलेंगे जीर्ण। और जनरली ये हमारी सबसे कॉमन फॉर्म होती है प्रीपोजिशन के साथ में जीर्ण। वो पर्टिकुलर वर्ब, वो पर्टिकुलर एडजेक्टिव्स जिनके साथ में कुछ चुनिंदा हम अपना प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं, उनमें हम टू अगर छोड़ दें, ठीक है, वो वाले हम छोड़ देते हैं एडजेक्टिव और वर्ब जिनके साथ में टू आता है। उनको छोड़ने के बाद जितने भी ये पर्टिकुलर प्रीपोजिशन वाले हमारे बचते हैं, सबके साथ में जीर्ण का यूज़ होता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। जीर्ण का यूज़ हम करते हैं जब सर्टेन फ्रेजेस आ जाते हैं जो टू से अदर प्रीपोजिशन से फॉलो होते हैं। ये मैंने बताया है अभी कि वो प्रीपोजिशंस, वो हमारे एडजेक्टिव्स या फिर वर्ब्स जो कुछ फ्रेजेस भी हैं, मतलब जिनके साथ में पर्टिकुलर प्रीपोजिशन यूज़ होती है लेकिन टू यूज़ नहीं होता, तो उनके साथ में हम हमेशा जीर्ण यूज़ करते हैं। जैसे आई प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर, तो यहाँ पर प्रोहिबिटेड के साथ में फ्रॉम यूज़ होता है हमेशा, इसलिए यहाँ पर गोइंग जो है हमारा जीर्ण यूज़ हुआ है, ठीक है, इन्फिनेटिव यूज़ नहीं हुआ है। ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग सक्सेस, ठीक है, गेटिंग सक्सेस, यहाँ पर कॉन्फिडेंट के साथ में ऑफ यूज़ होता है प्रीपोजिशन, तो यहाँ पर गेटिंग क्या है हमारा जीर्ण है। नेक्स्ट में इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल्स, तो पेइंग जीर्ण हो गया और यहाँ पर ऑन हमारी प्रीपोजिशन है जो इंसिस्टेड के साथ में हमेशा ही यूज़ की जाती है। अब नेक्स्ट है डायरेक्ट जीर्ण। तो डायरेक्ट जीर्ण का जो हमारा यूज़ है वो जनरली इन वर्ब्स के साथ में होता है, इन वर्ब्स के और एडजेक्टिव्स के जो भी हैं। देखो जनरली ये जो डायरेक्ट जीर्ण है ये उनके साथ यूज़ होता है जिनके साथ में हम कभी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं कर सकते। यानी अगर जिनके साथ में भी मैंने प्रीपोजिशन बैन कर दी, उनके साथ में मैं डायरेक्ट जीर्ण का ही यूज़ करूँगा। जैसे स्टॉप, स्टार्ट, एन्जॉय, हेल्प, ठीक है, टेल, इनके साथ में जनरली हमारा यूज़ नहीं होता है कोई भी प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होता है तो यहाँ पर ईजिली हम जीर्ण का यूज़ कर सकते हैं, इसी को हम बोलेंगे डायरेक्ट जीर्ण। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है हमारा नाउन और प्रोनाउन का यूज़ जीर्ण के साथ में। अब हम नाउन और प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। भाई देखो, वर्किंग, यहाँ पर गोइंग, यानी किसी भी एक एक्शन की बात हो रही है, लेकिन उस एक्शन को नाउन की तरह यूज़ किया जा रहा है, उस पर्टिकुलर एक्शन को। अब हम देखते हैं नाउन और प्रोनाउन का हिसाब। तो कई बार नाउन और प्रोनाउन को हम यूज़ करते हैं उसके ठीक पहले, अपने जीर्ण के ठीक पहले। तो जब भी हम इसको जीर्ण के ठीक पहले यूज़ करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि ये पजेसिव केस में होना चाहिए, ठीक है। हम देख रहे हैं आई डू नॉट लाइक हिज वर्किंग ऑन द केस, तो यहाँ पर हिज क्या है, हिज इसका पजेसिव केस है। अगर पजेसिव, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो भी आपको केस के बारे में जानना है इसके नाउन और प्रोनाउंस के, तो आप हमारी प्रोनाउन वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट में गीता इंसिस्टेड ऑन रोहित्स गोइंग विद हर, यहाँ पर प्रोनाउन था, यहाँ पर नाउन था। नाउन का पजेसिव केस बनाना बहुत इजी है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करके हम आराम से बना सकते हैं। पजेसिव केस का मतलब होता है अधिकार जताना, ठीक है, अधिकार जताने वाला जो हमारा यूज़ होता है ना केस, जिसके अंदर अपोस्ट्रोफी एस करके हम ओनरशिप को दर्शाते हैं, तो उसके अंदर हम यूज़ कर लेते हैं अपने पर्टिकुलर अपोस्ट्रोफी एस लगा के पर्टिकुलर पजेसिव केस का। नेक्स्ट देख लेते हैं आई सॉ हिम वेस्टिंग टाइम। ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि एक रीज़न है। देखो, आई सॉ हिम वेस्टिंग टाइम, यहाँ पर देखो वेस्टिंग तो हमें पता है नॉन फाइनाइट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्लोज के अंदर दो फाइनाइट वर्ब्स नहीं हो सकती।
लेकिन कौन सी है? ये पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल हमारा होता है वर्ब एडवर्ब जो भी इस तरीके से काम करता है, वर्ब या एडवर्ब या एडजेक्टिव की तरह, उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपल। तो यहाँ पर क्या है? आई सॉ हिम वेस्टिंग टाइम, मैंने उसे देखा टाइम वेस्ट करते हुए। तो इस बार ये जो वेस्टिंग वाला जो एरिया है, ये वेस्टिंग वाला एरिया इस बार एक्शन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये बता रहा है वर्ब की तरह, टाइम वेस्ट करते हुए उसको देखा गया। जब देखा वो टाइम वेस्ट कर रहा था, यानी यहाँ पर एक्शन हो रहा था, एक्शन हो रहा था, तो यहाँ पर ये पार्टिसिपल होगा। और पार्टिसिपल के साथ में जीरंड का ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है, आगे देखते हैं। एक स्पेशल यूज भी है हमारा जीरंड का, जिसमें हम देखते हैं कि टू के साथ में कभी कभार जीरंड आ जाता है, जैसे एडिक्टेड टू, इन एडिशन टू, डिवोटेड टू, accustomed to, with a view to, prone to। देखो ये जो लास्ट वाले दो हैं ये एग्जाम्स में काफ़ी नज़र आते हैं। तो ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग हैवीली, ये हमें पता है। एडिक्टेड टू के साथ में, इन सब के साथ में हम जीरंड का ही यूज़ करते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ स्पेशल इतना है नहीं, लेकिन फिर भी स्पेशल है क्योंकि ये पर्टिकुलर कुछ फ्रेजेस की बात है, सिर्फ इतने फ्रेजेस की बात है जिनमें हम जीरंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए चलते हैं आगे। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम देखेंगे, तो देख लेते हैं। टीचर आस्क्ड देम टू स्टॉप, देखो स्टॉप आ गया। अब हमें पता है स्टॉप ऐसी हमारी वर्ब है जिसके साथ में हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए डायरेक्ट जीरंड, और राइट कोई जीरंड नहीं है। ठीक है, राइट जीरंड की फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सी वॉज कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट के साथ में हमारा आता है ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने इन्फिनेटिव जो यूज़ किया हुआ है वो हो गया गलत। भाई टू क्वालिफाई तो इन्फिनेटिव है, लेकिन ऑफ के साथ में जो भी चीज़ आएगी वो आनी चाहिए जीरंड यानी आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पर क्वालिफाइंग ही सही होगा। वी शुड ऑलवेज एम टू अचीव, अब एम के साथ भी हम बाउंड है, एम के साथ में एट का यूज़ होता है, और जब एट का यूज़ होगा तो फिर से वही कंडीशन होगी, अचीव की जगह यहाँ पर अचीविंग आना चाहिए। नेक्स्ट में शी कांट हेल्प, देखो कांट हेल्प ऐसा फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है कि वह मजबूर है। ठीक है, वह मजबूर है, खुद को रोक नहीं पा रहा है किसी भी एक्शन को करने से, उसको हम बोलते हैं कांट हेल्प। तो यहाँ पर शी कांट हेल्प का मतलब है कि वह अपनी बहन से मिलने से, हर हफ्ते अपनी बहन से मिलने से खुद को नहीं रोक पाती। तो ये हमारा मतलब कांट हेल्प वाले फ्रेज का मीनिंग है। जिनको नहीं पता वो इसको जान ले। ठीक है, अब इसके अंदर देख लेते हैं। तो कांट हेल्प के साथ भी टू वाला इन्फिनेटिव वाला फॉर्म नहीं यूज़ होता। कांट हेल्प के साथ में कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होती है। तो यहाँ पर टू विजिट की जगह हमारा जीरंड आना चाहिए, जो कि क्या होगा? विजिटिंग। ठीक है, विजिटिंग आना चाहिए, विजिटिंग। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। होप आपको ये क्वेश्चंस जो हैं आप ये कर पाएंगे। अगर आपने सेशन ध्यान से देखा है तो आप इनको ईजिली कर पाएंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर हैं। और उससे पहले हमारे एक दो क्वेश्चंस थे जो रह गए थे, उनको भी हम देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं उनको। शी प्रिटेंडेड एज इफ टू बर्न। ठीक है, प्रिटेंड आ गया तो वो हमने पढ़ लिया है कि इसके साथ में जीरंड आना चाहिए। तो यहाँ पर टू बर्न वाली कंडीशन रॉन्ग हो गई, यहाँ पर आना चाहिए बर्निंग। ठीक है, बर्निंग आना चाहिए। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर होप आ गया, फिर से होप हम पढ़ चुके हैं। हमारे जो जीरंड के यूज़ के रूल में ये आया था होप। ठीक है, ये हमारी कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स के साथ में था जिनके साथ में हम जीरंड यूज़ करते हैं। तो होप के साथ में टू बी नहीं, आई होप टू बी, और साथ में यहाँ पर लिविंग आना चाहिए। ठीक है, ये वाली हमारी फॉर्म बनती है कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव वाली। ये कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव वाली फॉर्म बनती है, लेकिन यहाँ पर होप के साथ में टू लिव वाली अगर हम इन्फिनेटिव फॉर्म भी लगाते हैं तो वो भी
चल जाएगी, ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फर्स्ट क्वेश्चन में तो एक चीज़ हम ध्यान से देख ही सकते हैं कि भाई एंड के बाद में एक चीज़ आ रही है सेटिंग। तो मेरे को पता लग गया कि अगर ये वाली चीज़ सही है तो ये वाली भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है एंड के साथ जो भी दो सेंटेंस जुड़ेंगे वो एक ही टेंस वाले होंगे, और एक ही टेंस वाले होंगे तो ये जो एक इसका टेंस है, इसका टेंस भी और इसका टेंस भी सेम होना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे एरर मिल गई, यानी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टू बर्न की जगह बर्निंग कर दूँगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए और हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। जिस तरीके से आप लोग मेहनत करते रहेंगे और हम आपके साथ मेहनत करते रहेंगे, उम्मीद है आप बहुत जल्दी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। ठीक है, आई एम निखिल शर्मा साइनिंग ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ मंशा अकेडमी। गुड बाय।